हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का टॉपिक रहेगा हन्ना आरेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियाज़, जैसे हम बेसिकली नॉर्मल कवर करेंगे इजी लैंग्वेज के अंदर। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हन्ना आरेंट, जिनका ईयर जो है वो 1906 टू 1975 इनका टर्म है, वॉज अ जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जर्मन अमेरिकन भी हैं, जर्मन भी हैं। एक पॉलिटिकल राजनीतिक विचारक हैं, फिलोसोफर हैं, जो कि दार्शनिक भी हैं। नॉन फॉर हर वर्क, फर्स्ट लेडी है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में मेनली नहीं देखने को मिलते हैं कि लेडी ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, बट इन्होंने किया है। हर वर्क, टोटलिटेरियनिज्म जो हम कहते हैं, सर्वाधिकारवाद, अथॉरिटी पे बात करती हैं, सत्ता पे, डेमोक्रेसी पे इन्होंने अपने विचार दिए हैं, ह्यूमन राइट्स पे इन्होंने अपने विचार दिए हैं। शी एनालाइज द नेचर ऑफ पावर, ये बताती हैं पावर का नेचर क्या रहता है, पॉलिटिकल एक्शन क्या है, एंड द रोल ऑफ इंडिविजुअल इन शेपिंग हिस्ट्री, और लोगों का क्या दायित्व है, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट उनकी ड्यूटी है हिस्ट्री को शेप करने में, इतिहास को बनाने में। हन्ना आरेंट के आइडिया रिमेन हाईली रेलेवेंट है आज भी। हम देखें कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस के अंदर, स्पेशली इन डिस्कशंस, जब भी हम डिस्कस करते हैं ऑथोरिटेरियनिज्म के लिए जाना जाता है, लोकतंत्र की बात आती है, और सिविक इंगेजमेंट, लोगों की भागीदारी जो होती है नागरिकों की, तब हन्ना आरेंट को पढ़ा जाता है। की पॉलिटिकल थॉट्स और आइडियोलॉजी जल्दी से देखते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला आता है इनका, हम ओनली एक तरीके से समराइजली पढ़ेंगे। सबसे पहले है टोटलिटेरियनिज्म एंड द नेचर ऑफ पॉलिटिकल इविल की बात करती हैं। क्या होता है टोटलिटेरियनिज्म? हन्ना आरेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस वर्क है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो एनालिसिस करता है द राइज ऑफ नाजी जर्मनी, जो बताता है कि कैसे जर्मनी में नाजी जर्मनी लोग और स्टालिन सोवियत यूनियन में राइज हो गए थे। ओके, शी आर्ग्यूड दैट टोटलिटेरियनिज्म इज अ न्यू, वो बताती हैं, वो इस बात पे तर्क देती हैं कि टोटलिटेरियनिज्म जो है वो न्यू एंड अनप्रेसिडेंट, अभूतपूर्व, यानी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो उसका समर्थन करती हैं। दैट डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशंस, टिरैनीज एंड डिक्टेटरशिप्स, वो कहती हैं कि पुरानी जो डिक्टेटरशिप जो होती हैं, तानाशाही जो होती हैं पुराने ज़माने में जो होती थी परंपराओं में, और टिरैनीज जो होती हैं उनसे अलग है टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, अभूतपूर्व, बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड बताया गया है इसे। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं टोटलिटेरियनिज्म का। मास मोबिलाइजेशन, कि इसमें जन आंदोलन भागीदारी होता है, यानी टोटलिटेरियन जो होते हैं, अधिनायकवादी शासन जो होते हैं, रेजिम्स, डू नॉट रिलाई सोली ऑन मिलिट्री फोर्स, वो सिर्फ मिलिट्री की फोर्स पर रिलाई नहीं करते हैं, लोगों में आर्मी पर रिलाई नहीं करते हैं, बट एक्टिवली मोबिलाइज, यानी कि बहुत ज़्यादा वी कैन से दैट सक्रिय होते हैं, मोबिलाइज होते हैं किस चीज़ में, द पॉपुलेशन थ्रू इन आइडियोलॉजी एंड प्रोपागेंडा, यानी कि हम देख सकते हैं कि वो केवल सैन्य बल पर ही निर्भर नहीं रहते हैं, रिलाई नहीं करते हैं, बल्कि विचारधारा जो उनकी होती है वो प्रचार के माध्यम से और सक्रिय बन जाती है, जनसंख्या उसमें पार्टिसिपेट करती है। आइडियोलॉजिकल प्रोपागेंडा जिसे हम कहते हैं वो होता है, उसके अंदर जनसंख्या होती है। आइडियोलॉजी रूल, यानी वैचारिक शासन होता है, किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का रूल होता है। दीज रेजिम्स, इस प्रकार के जो शासन होते हैं उसमें इम्पोज्ड रिजिड आइडियोलॉजी, कोई एक ऐसी आइडियोलॉजी की जो कि बहुत रिजिड होती है, यानी कि वी कैन से दैट बहुत ज़्यादा कठोर होती है, वैसी आइडियोलॉजी दैट सीक्स टू एक्सप्लेन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए प्रयास करती हैं, ऐसी आइडियोलॉजी वहाँ पर रहती हैं। ओके, आतंक और निगरानी, यानी टेरर एंड सर्वेलेंस क्या होता है? टेरर और सर्वेलेंस। द स्टेट यूजेस सीक्रेट पुलिस, जो स्टेट है वो सीक्रेट पुलिस का यूज़ करती है। कंसंट्रेशन कैंप्स होते हैं अलग अलग तरीके से, यानी कि जो शिविर होते हैं जिसमें हिंसा या फिर यातना दी जाती है। एंड मास पर्क्स टू एलिमिनेट परसीव्ड इनेमीज़, यानी जो शत्रु होते हैं उनको समाप्त करने के लिए, समूह का सफाया करने के लिए इस प्रकार के सर्विलेंस, निगरानी रखने वाले टेरर समूह के कैंप्स बनाए जाते हैं इस तरह के रेजिम्स के अंदर। एलिमिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम्स, यानी जो हम कह सकते हैं एलिमिनेट हो जाती है, खुद की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यहाँ पर एलिमिनेट होना पड़ता है। सिटीजन्स आर रिड्यूस टू मियर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टेट्स, वो स्टेट के कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, वो अपने आप को रिड्यूस कर देते हैं कि वो स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं। विद नो
ऑटोनॉमी, उनके पास कोई ऑटोनॉमी, स्वायत्तता नहीं होती जिससे वो खुद के निर्णय ले सकें, और स्वतंत्र विचार की क्षमता भी इसमें नहीं होती है। तो सिटीजन्स आर रिड्यूस्ड, यानी व्यक्तियों को, नागरिकों को स्वतंत्रता कम हो जाती है। राज्य ही एक उनके लिए इम्पोर्टेंट वो कहते हैं ना उपकरण बचता है, इंस्ट्रूमेंट बचता है हर चीज़ को। अब हम एक नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट देखते हैं, द बैनलिटी ऑफ एविल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये देती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, हम देखते हैं एविल का कॉन्सेप्ट। बुराई की तुच्छता और नैतिक जिम्मेदारी के ऊपर ये बात करती हैं कि क्या होती है बुराई की तुच्छता, द बैनलिटी ऑफ इविल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ईच मैन इन जेरूसलाम जो एक है, रिपोर्ट ऑन द बैनलिटी, एक रिपोर्ट आई थी 1963 के अंदर, अ बैनलिटी ऑफ इविल, बुराई की तुच्छता जिसे हम कहते हैं, रिपोर्ट। ओके, आर्डेंट जो है, हन्ना आर्डेंट है, रिपोर्टेड ऑन द ट्रायल ऑफ एडोल्फ ईचमैन, यानी हन्ना आरेंट जो है वो एक तरह से एडोल्फ ईचमैन के मुकदमे की रिपोर्ट है, जो हॉलोकॉस्ट के आयोजन के लिए जिम्मेदार एक नाजी अधिकारी था। हॉलोकॉस्ट का जो आयोजन है उसके एक अधिकारी था, अ नाजी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइज हॉलोकॉस्ट। शी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बैनलिटी ऑफ इविल, यानी कि उसने फिर जो हन्ना आरेंट है उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि बैनलिटी ऑफ इविल क्या होता है, आर्ग्यूइंग दैट ईच मैन वॉज नॉट अ सैडिस्ट मॉन्स्टर। वो इस चीज़ पे आर्ग्यू करती है, तर्क देती है कि बुराई की तुच्छता जो हम कहते हैं क्या है, कितना हद तक गिर सकता है। तो वो आर्ग्यू कहती है कि ईच मैन जो है, एक आदमी है जो ज़रूरी था, मतलब अधिकारी था एक, वॉज नॉट अ सैडिस्ट। अब सैडिस्ट क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो दूसरों को तड़पता हुआ देखते हुए बहुत खुश हो जाता है, ठीक है, वो बहुत पर्पस होते हैं। सैडिस्ट वही होते हैं, मॉन्स्टर मतलब राक्षस। बट एन ऑर्डिनरी ब्यूरोक्रेट, वो कोई मॉन्स्टर नहीं था। वो बताती हैं कि जो ईचमैन है वो कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह था। वो ब्लाइंडली फॉलोड ऑर्डर्स, वो किसका ऑर्डर फॉलो कर रहा था, सिर्फ अपनी जो उसके ऊपर डोमिनेटेड है, विदाउट क्वेश्चनिंग, वो क्वेश्चन नहीं कर रहा था देयर मोरालिटी की, उसकी नैतिकता क्या है, क्या उसे इस तरह से लोगों को मारना चाहिए या फिर इस तरह से, वो ब्लाइंडली बस ऑर्डर फॉलो, कमांड फॉलो कर रहा था। तो ये बात बताती हैं, बैनलिटी ऑफ इविल का एक यहाँ पे एग्जाम्पल देती हैं वो। इसका मतलब हम समझ सकते हैं इविल इज़ नॉट ऑलवेज कमिटेड। इविल का मतलब जो बुराई होती है वो हमेशा कट्टरपंथियों द्वारा नहीं की जाती है। इविल इज़ नॉट ऑलवेज कमिटेड बाय द फैंटिक्स बट बाय ऑर्डिनरी पीपल। उसको साधारण लोग भी करते हैं। वो कॉन्फर्म टू सिस्टम्स ऑफ पावर विदाउट क्रिटिकल थॉट, और जो अंधाधुंध विश्वास कर लेते हैं, यानी कि जो सरकारें हैं, मान लीजिए कोई ऐसा सरकार है उस पर अंधाधुंध विश्वास कर लेते हैं, सामान्य लोगों द्वारा भी की जाती है बिना किसी आलोचनात्मक विचार के। वो इस चीज़ पे क्रिटिकली सोचते भी नहीं कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत, बस वो मान लेते हैं ऑर्डर्स। ब्लाइंड ओबीडियंस जिसे हम कहते हैं, प्राधिकार का अंधभक्त बन जाते हैं। वो जो अथॉरिटी उन्हें मिलती है उसके वो अंधभक्त बन के कैन लीड टू मोरल फेलियर्स। यही कारण है उनके मोरल फेलियर्स, और मैसिव स्केल पर मोरल फेलियर्स हो रहे हैं। यही कारण है कि वो ब्लाइंड ओबीडियंस हैं, यानी नैतिकताएं विफल क्यों हो रही है, क्योंकि इसी कारण वो अपनी जो आज्ञा के चलते वो सब चीज़ों को ब्लाइंडली ऑब्जर्व। मॉडर्न ब्यूरोक्रेसीज कैन फैसिलिटेट atrocities by creating a system where no individual take responsibility for action। यानी कि ये जो आधुनिक नौकरशाही ऐसी व्यवस्था बनाकर अत्याचारों को बढ़ावा दे सकती है, जो आज मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है, वो इस प्रकार से बुराई को वो कर रही है, बढ़ावा दे रही है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेता है। जो मान लीजिए एक ब्यूरोक्रेट है, उसको एक ऑर्डर मिला कि उसको इतने लोगों को मारना है, तो वो ब्यूरोक्रेट तो बच जाएगा क्योंकि उसको तो ऊपर से ऑर्डर मिला, वो किसी भी तरीके की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। तो ये मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी किस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक ऐसा सिस्टम बनाई जा रही है कि कोई भी इंडिविजुअल जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। ओके, तो दिस आइडिया प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस फॉर पॉलिटिकल साइंसेज, और यही आइडिया जो है इस विचार राजनीति विज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ा। एथिक्स, लॉ, पर्टिकुलरली इन डिबेट्स फ्रॉम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी और जवाबदेही इन अथॉरिटेरियन रेजिम्स। अथॉरिटेरियन समाज में अकाउंटेबिलिटी का कोई स्थान नहीं था, वार क्राइम्स हो रहे थे, मेलफेसेंस था, तो इस तरह से लोग मनमानी करते हैं। द ह्यूमन कंडीशंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। अब ह्यूमन की क्या कंडीशन थी और इम्पोर्टेंस क्या है पॉलिटिकल एक्शन, राजनीतिक कार्यों की। इन द ह्यूमन कंडीशन 1958
हन्ना आर्डेंट एग्जामिन्स करती है द नेचर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड डिस्टिंग्विश 3 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ ह्यूमन एंगेजमेंट। वो कहती हैं 3 प्रकार के ह्यूमन एंगेजमेंट की बात करती हैं। वो बताती हैं पहला है लेबर, जिसे एनिमल लेबरेंस कहा गया है, यानी वो लोग जो कंसर्न्ड विद सर्वाइवल एंड बेसिक नीड्स। लेबर में वो लोग आते हैं जिनको सिर्फ अपने जिंदा रहना है, उसके लिए वो सर्वाइव कर रहे हैं, बेसिक नीड्स ज़रूरतें पूरी हो जाए तो उनका लाभ सिद्ध हो जाता है। फिर आते हैं वर्क, होमो फेबर जिसे कहा जाता है, यानी कि द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी दैट शेप ह्यूमन वर्ल्ड। उसमें होमो फेबर में वो लोग जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं टेक्नोलॉजी को ताकि वर्ल्ड बने। फिर आते हैं एक्शन, यानी वीटा एक्टिवा, इसका मतलब द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं, एक्टिव होते हैं। वेयर इंडिविजुअल इंगेज इन पॉलिटिक, ऐसे लोग जो इंडिविजुअल होते हैं वो पॉलिटिकल लाइफ में इंगेज होते हैं एंड पब्लिक डिस्कोर्सेज में भी इंगेज होते हैं। तो हन्ना आरेंट जो है इम्फेसाइज करती है द पॉलिटिकल एक्शन एंड पब्लिक डिबेट आर एसेंशियल फॉर फ्रीडम, कि आप पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट कीजिए, पब्लिक डिबेट कीजिए, इसेंशियल है, ज़रूरी है फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए। शी सॉ, वो देखती हैं पॉलिटिक्स एज अ स्पेस वेयर इंडिविजुअल एक्सप्रेस, वो देखती हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर व्यक्ति अपने भावों को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, अपने थॉट्स को, देमसेल्फ एंड शेप कलेक्टिव लाइफ, एक समूह के रूप में एक जीवन बना सकता है। दिस व्यू कंट्रास्ट विद अथॉरिटेरियन मॉडल्स, और ये जो व्यू है कंट्रास्ट, यानी कंट्रास्ट करता है अथॉरिटेरियन मॉडल से, कि अथॉरिटेरियन में तो इंडिविजुअल के पास ना तो कोई राइट है ना कुछ है, वेयर पॉलिटिक्स इज रिड्यूस्ड टू ओबीडियंस एंड रूल इन्फोर्समेंट। क्योंकि हम देखते हैं अथॉरिटेरियन में तो पॉलिटिक्स है ही नहीं, वहाँ तो रिड्यूस हो जाती है हर चीज़ें, वहाँ तो आज्ञा का पालन करना पड़ता है, रूल इन्फोर्समेंट आज्ञा के अकॉर्डिंग होता है। तो हन्ना आरेंट को समझना इसलिए भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि उनके जो थॉट्स हैं वो टाइमली चेंज हो जाते हैं अपने आप में ही। ओके, अथॉरिटी पावर पर अब वो क्या बोलती हैं, हन्ना आरेंट एक्सप्लोर दैट द कंसेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, वैधता, शक्ति और सत्ता पर वो बताती हैं इन हर वर्क रिवोल्यूशन ऑन रिवोल्यूशन 1963। इनके वर्क में वो इस बारे में बताती है पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी के बारे में। एंड बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, ये 2 बुक्स हैं, इनमें बताती हैं सम की डिस्टिंक्शंस देती हैं वो कि पावर क्या होती है। अराइज फ्रॉम कलेक्टिव एक्शन, पावर कहाँ से आती है, कलेक्टिव एक्शन से आती है। जब मिलकर लोग भागीदारी करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, काम करेंगे, सिविक इंगेजमेंट होगा, वहाँ से पावर जनरेट होती है। इट इज़ लेजिटिमेट, और वही पावर क्या होती है, वैध होती है, क्योंकि उसमें सिविक लोग हैं, जनता की भागीदारी है। व्हेन बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट, मिलकर ली गई पावर है ना, मिलकर काम किया गया है, तो हर चीज़ म्यूचुअल है, अंडरस्टैंडिंग से। अथॉरिटी के बारे में वो कहती हैं बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, अथॉरिटी कहाँ से आती है, परंपराओं से आती है, रिस्पेक्ट से आती है। द अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वो कहती हैं जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की अथॉरिटी, धार्मिक संगठनों की कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी देख लीजिए, और कल्चरल नॉर्म्स, ये सब की अथॉरिटी हमें परंपराओं से मिली है, विरासत में मिली है। वायलेंस को वो कहती है नॉट ट्रू पावर, वायलेंस को अच्छा नहीं मानती है, वो कहती है वायलेंस इज नॉट ट्रू पावर बट अ टूल, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल है, यूज्ड व्हेन पावर इज वीक। लेकिन जब हमारी पावर वीक हो जाती है, ठीक है, वीक माने कमज़ोर पड़ जाती है, तब हमें वायलेंस का यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज वायलेंस इज़ नॉट ट्रू पावर, लेकिन इसे तब यूज़ करें जब हमारी पावर जो है अवैध हो जाती है, वैध नहीं रहती है। शी प्रेज्ड, वो तारीफ़ करती हैं अमेरिकन रिवोल्यूशन की, प्रशंसा करती हैं फॉर क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन, कि ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए गए दैट प्रिजर्व्ड पॉलिटिकल फ्रीडम, जो राजनीतिक स्वतंत्रता को बरकरार रखते हैं। बट क्रिटिसाइज्ड द फ्रेंच रिवोल्यूशन, लेकिन साथ ही साथ वो फ्रेंच रिवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करती है, आलोचना करती है फॉर डेवलपिंग इनटू टेरर एंड डिक्टेटरशिप, कि वहाँ पर तो सिर्फ टेरर और डिक्टेटरशिप ही डेवलप हुआ था। अब वो बात करती हैं स्टेटलेसनेस, ह्यूमन राइट और रिफ्यूजी की। एज अ ज्यूइश रिफ्यूजी हु फ्लेड नाजी जर्मनी, हन्ना आरेंट डीपली एनालाइज द इशू ऑफ स्टेटलेसनेस एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती है। शी आर्ग्यूड इन द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, उनकी जो किताब है उसमें, दैट राइट्स, जितने भी अधिकार होते हैं, आर मीनिंगलेस, कुछ नहीं होते विदाउट सिटीजनशिप। जब तक आपके पास नागरिकता नहीं है तो कोई अधिकार नहीं है, वो मीनिंगलेस हैं। बिकॉज स्टेट्स आर ओनली द इंस्टीट्यूशन दैट इन्फोर्स राइट, क्योंकि स्टेट ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपके राइट्स को इन्फोर्स करवा सकता है। इम्प्लीकेशंस फॉर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, द रिफ्यूजी क्राइसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटलेस पीपल रिमेन अ मेजर चैलेंज, यानी उन लोगों के साथ हम किस प्रकार के व्यवहार करें जो कि खुद एक शरणार्थी हैं, क्राइसिस हैं ये, और ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटलेस, जिनके पास खुद का स्टेट नहीं है, पीपल रिमेन अ मेजर चैलेंज बना हुआ है। गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट ह्यूमन राइट्स आर नॉट
जस्ट देयर फॉर बट इन्फोर्सेबल। सिर्फ थियोरेटिकल नहीं होने चाहिए, डॉक्यूमेंट में नहीं होने चाहिए ह्यूमन राइट्स, जबकि उन्हें इन्फोर्स करवाया जाए, लागू किया जाए। सिटीजन्स एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस आर एसेंशियल फॉर ट्रू डेमोक्रेसी। सच्चे लोकतंत्र के लिए नागरिकता और राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है, ज़रूरी है पार्टिसिपेट करना। इनकी मेजर बुक देखते हैं, हन्ना अरेंट की, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ये डिटेल्ड स्टडी बताती है अबाउट रेजिम्स कैसे होते हैं, मेथड्स। फिर आता है द ह्यूमन कंडीशन, एग्जामिन करती है लेबर, वर्क और पॉलिटिकल एक्शंस को सोसाइटी के अंदर। ऑन रिवोल्यूशन, कंपेयर द अमेरिकन और फ्रांस रिवोल्यूशन को कंपेयर करती है। ईच मेंस इन जेरूसलम रिपोर्ट पेनल्टी ऑफ इविल की बात करती हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, ये इनकी बुक्स हैं। एसे ऑन अथॉरिटी और पावर और एजुकेशन पे बात करते हैं। रेलेवेंस देखते हैं हन्ना अरेंट का आज के युग में क्या प्रासंगिकता है। राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म एंड पॉपुलिज्म, हन्ना अरेंट एनालिसिस द टोटलिटेरियनिज्म को एनालिसिस करती हैं। हेल्प्स एक्सप्लेन द राइज ऑफ अथॉरिटेरियन लीडर हु प्रोपेगेंडा, मास मोबिलाइजेशन, सर्वेलेंस टू मेंटेन पावर। Many modern regime exhibits characteristics totalitarianism light where democratic institutions exist but the manipulated ruling elites। डेमोक्रेसी में भी आज लोग हैं लेकिन वो एलिट क्लास ही कंट्रोल करती है। द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिटिकल वायलेंस, जब पॉलिटिकल यानी राजनीतिक हिंसा होती है तो ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल होता है। तो पेनल्टी ऑफ इविल की बात वो बताती है कि वो ब्यूरोक्रेट जो भी था वो एक तरीके से ऑर्डर फॉलो कर रहा था, ठीक है, अपनी जॉब कर रहा था। तो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी वर इंडिविजुअल ऑफन जस्टिफाइज अनएथिकल काम भी करती है ब्यूरोक्रेसी, जस्ट डूइंग देयर जॉब, अपनी जॉब करने के लिए करती है, उनकी खुद की मोरालिटी का क्राइम्स कुछ नहीं होता, इसीलिए एथिक्स ज़रूरी है ब्यूरोक्रेसी में। द क्राइसिस ऑफ सिटीजनशिप्स एंड स्टेटलेसनेस की बात करती हैं वो। एंड मिलियन द राइट टू हैव राइट्स, सबके पास होना चाहिए अधिकार। द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इंगेजमेंट, होना चाहिए सभी को पॉलिटिकल इंगेजमेंट, हमने ऊपर पढ़ा। एक्टिव सिटीजनशिप ज़रूरी है। कंक्लूजन देखते हैं, हन्ना अरेंट वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल थिंकर हैं 20th सेंचुरी की। हर इंसाइट्स जो उनके दृष्टिकोण हैं वो भी ज़रूरी हैं, जो सर्वाधिकारवाद को लेकर, नेचर ऑफ इविल, पॉलिटिकल एक्शन, ह्यूमन राइट्स, इन्होंने कंटिन्यू शेप किया है कंटेम्प्रेरी साइंस को। बाय एडवोकेटिंग पब्लिक इंगेजमेंट को बढ़ाया है, लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग पर मजबूर किया सोचने को। एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है ब्यूरोक्रेट्स की। हर वर्क रिमेन अ पावरफुल गाइड फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न पॉलिटिकल चैलेंजेस, उनके काम आज मॉडर्न पॉलिटिक्स को समझने के लिए ज़रूरी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।